नमस्कार, स्वागत है आप आपका हमारे खास शो में, जहां पर हम बात करेंगे सोने के सुनहरे सफर की। अगर मार्च का महीना देखें तो सोने में 8% की तेजी देखने को मिली है और इस साल के पहले क्वार्टर में भी शायद सोना ही ऐसा एसेट क्लास है जहां पर हमने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। बाकी सारे एसेट क्लासेस में हल्की सी गिरावट ही देखने को मिली है। तो आज बात करेंगे एक तो ये कि सोना कहाँ जा रहा है, क्या कुछ है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में जिस पर आप नजर रखनी चाहिए, और फिजिकल में तो सोना खरीदारी होता ही है, लेकिन इसके अलावा डिजिटल गोल्ड और हमने देखे हैं काफी सारे और भी विकल्प यहाँ पर आते हुए, कैसे देखें आप इन्हें, बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अशोक गौतम, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं IIBX के। अशोक जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ CNBC आवाज पर जुड़ने के लिए। और काफी सारे इस क्वार्टर में हमने सोने में उठापटक आते हुए देखी। जहां तक IIBX की बात है, यहाँ पर और नई चीजें करने की कोशिश की गई हैं। एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप बाजार? IFSC गिफ्ट सिटी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और क्या है आगे जाकर अब इस साल के प्लान्स? अगर मैं आपका जो आपने शुरू में सेंटेंस बोला उसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो मैं कहूँगा कि सोने के बाजार पे हम सोने पे सुहागा होना चाहते हैं। तो IIBX जैसा कि आप जानते हैं और CNBC के माध्यम से आपने हमेशा से सहयोग दिया है कि IIBX के बारे में जो जानकारी है वो आपके दर्शकों तक पहुँच सके। उसी सिलसिले में कुछ चीज़ें अभी तक हम लोग कर पाए हैं। आपसे जनवरी में बात हुई थी, अब हमारा मार्च खत्म होने को आ गया है, तो कुछ जो प्रगति हुई है मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए आपने जो मौका दिया है, धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग चाह रहे थे और उस पर बिल्कुल काम आखिर तक आ गया है, वो है कि आइस गेट का लगना। आइस गेट के लगने से जो भी हमारे इम्पोर्टर भाई होंगे उनको आसानी हो जाएगी कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराने में। आइस गेट से एक एडवांटेज और होगी कि जो माननीय मंत्री जी गोयल साहब ने अनाउंस किया था कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेपा के अंदर जो TRQ होल्डर्स को गोल्ड मिलना है उसको कोशिश की जाएगी कि IIBX के थ्रू अधिक से अधिक लाया जा सके। तो एक बार आइस गेट आने के बाद, क्योंकि आइस गेट में ही TRQ का कंप्लायंस है, तो हम लोग वो TRQ होल्डर्स को भी गोल्ड दे पाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी रेगुलेटर ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं जो TRQ होल्डर हैं फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें कि TRQ में जो उनको कोटा है वो क्वांटिटी और उसमें जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उतनी क्वांटिटी इंपोर्ट वो IIBX के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनेबलमेंट दिया गया है जो हम लोग आइस गेट के थ्रू दे पाएंगे। एब्सोल्युटली, और आई थिंक मच नीडेड भी था ये, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये एक्सपेक्टेड है कि हम और जो ईज है बिजनेस में वो यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत भी है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में हमने देखा है कि सोना डिस्काउंट पे कारोबार कर रहा है, उसका बहुत अच्छा असर हमने IIBX पे आता हुआ नहीं देखा। हाँ, ये एक आप जैसा जानते हैं कि IIBX का जो दूसरा आई है वो इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे डॉलर प्राइस है, यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस में ही ट्रेडिंग अवेलेबल है। अगर डोमेस्टिक मार्केट 18 से लेके 30 और 40 डॉलर तक के डिस्काउंट में भी जाता है, तो ये बात समझने की कि उस समय जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का गोल्ड है वो IIBX से नहीं खरीदा जाएगा। और इनफैक्ट ये सिर्फ IIBX के साथ ही नहीं है, आउटराइट सेल का इवन बैंक्स के थ्रू भी लास्ट 3 महीने 4 महीने में बहुत मिनिमम गोल्ड आ पाया है। तो जो गोल्ड आयात हो भी पाया है, वो कौन सा गोल्ड आयात हो पाया है? वो हो पाया है कि जो एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी के लिए गोल्ड है वो, और दूसरा जो गोल्ड मेटल लोन पे जिन्होंने गोल्ड लेना है, उस तहत में हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो गिफ्ट SEZ में भी हमारी बात चल रही है। अभी तो ये एक डिस्कशन स्टेज में है कि SEZ टू SEZ ट्रांसफर हो सके हमारे यहाँ से गोल्ड। तो जो SEZ में ज्वेलर भाई बंधु हैं वो किस तरह से IIBX के थ्रू गोल्ड लेके SEZ गिफ्ट SEZ से वहाँ SEZ पे 0 ड्यूटी पे शिफ्ट कर सके। उसके बाद एक और सेकंड स्टेप है कि एक्सपोर्टर्स के लिए जो एडवांस ऑथराइजेशन है उसमें भी हमने ऑलरेडी रेगुलेटर से बात किया है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस पर काम चल रही है। और एक बार अगर आइस गेट आ जाता है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो डोमेस्टिक एरिया में भी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी आइस गेट के यूज से हमारे पास से गोल्ड ले पाएंगे। एक चीज जो हम सोने में आता हुआ देखते हैं और जो कि एक बहुत बड़ी मांग के हिसाब से भी कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो काफी हद तक अब आई है। साथ ही साथ इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन जो सोने की होनी चाहिए। आपको कहाँ लगता है एट अ रैंक ऑफ 1 to 10 हम कहाँ खड़े हैं?
देखिए, ये जो 1 to 10 वाली भी जो नंबर है, ये एक स्टैटिक नंबर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हम 4 से 6 के बीच में है, क्योंकि देखिए 6 इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा इंटेंट बहुत क्लियर है। 4 इस वजह से कि अभी इम्प्लीमेंटेशन है और हम वहां पे पहुंच रहे हैं, और ये कोई स्टैटिक नंबर नहीं है, और ये 4 से हम लोग 10 तक जाएंगे और 6 से 10 तक जाएंगे। तो ये कंटिन्यूम है, उस पर काम चल रहा है, कहीं भी रुके नहीं है। तो ये मैं आपको थ्रू सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक्सचेंज खुद, रेगुलेटर हमारे इतने प्रगतिशील हैं, और गवर्नमेंट के भी जितने अधिकारी हैं, जो मंत्रालय हैं और वेरियस कस्टम्स भी हैं, डीजीएफटी भी हैं, सबके सहयोग से हम लोग इस इकोसिस्टम को एक डेवलप कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, और इस नए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लाके उसको संभाल के आगे चलाना, जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस बढ़े। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एक्सचेंज पे, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, तो सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये देश के लिए भी अच्छा होगा और सभी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। कैसे देखते हैं आप सोना एज एन एसेट क्लास विद इन पोर्टफोलियोज अब, क्योंकि जैसे जैसे हमने ये क्वार्टर बीता हुआ देखा है, हमने एक चीज तो बड़ी क्लियर देखी है कि सोने की तरफ झुकाव अब यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ा है। आप एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल बाइंग है सोने की, क्या आपको लगता है कि वहां पर भी सपोर्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस समय जितना भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और कुछ जो ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट में हुआ है, उसको देखते हुए भी सोने के प्रति इन्वेस्टमेंट क्लास में काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बाय चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप सेंट्रल बैंक्स का भी डेटा देखें तो सेंट्रल बैंक्स भी ग्लोबली गोल्ड को बाय कर रहे हैं, और जो HNIs हैं और जो जिनके लिए इन्वेस्टमेंट में गोल्ड एक पोर्टफोलियो है, तो वो एक पोर्टफोलियो हमेशा से उसमें रहा है, और उसमें भी कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली। और अगर हम DTA एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमेशा से गोल्ड तो हर गृहिणी का हमेशा से वो कहते हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न तो गृहिणी ही दे रही है घर में गोल्ड रिटर्न को लेके। तो अशोक जी, एक फाइनल सवाल आपसे। क्लियरली जैसे आपने कहा कि एक चीज का इंतजार है, जो कि आइस गेट, जो काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता हुआ नजर आएगा, और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाय IBX से इस साल के लिए? इस साल के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें लाइंड अप हैं। कुछ चीज़ें डिस्कशन स्टेज में हैं, उनका एक शेप दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस पर डिस्कशन एंड डिबेट चल रही है। लेकिन रास्ता बड़ा क्लियर है कि वो उस रास्ते पे हमको चलना है। तो पहली चीज़ इम्पोर्ट, TRQ सेपा का गोल्ड इम्पोर्ट। दूसरा, इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करना। तीसरी चीज जो एक बहुत ही अहम है, जिसपे काम चल रहा है, एक्सचेंज के थ्रू हम गोल्ड मेटल लोन को कैसे दें। इस पे मैं आपको डिटेल में बातें बताऊं, क्योंकि अभी कई तरह के मॉडल्स पे बहुत डिबेट चल रही है। तो एक बार जब हम लोग फाइनल हो जाएगा, इसमें कई 2 रेगुलेटर्स का भी डिसीजन होना है और भी क्लियरेंसेस चाहिए होंगी, पर हम वो आएंगे, और मेरा ऐसा विश्वास है कि एंड यूजर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल अगर हम नेचर देखें तो हमारे पास काफी प्लान है इस साल के लिए। जो इमीडिएट हमारे प्लान है उसमें हम एक तो ब्लॉक डील्स ला रहे हैं, जिसमें एक बिग बल्क ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ट्रेड के 30 मिनट्स के अंदर हम BDR सेटल करना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, दिस वीक इट इज ऑन। Maybe 1st April और 2nd April will be the good day to start. वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए, यानी कि काफी कुछ यहाँ पर आ रहा है और काफी कुछ फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अशोक जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ CNBC आवाज पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब चर्चा में यहाँ पर जुड़ रहे हैं विकास सिंह, जो कि MD हैं MMTC PAM के। विकास, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सोना सबकी जुबान पर है, हम पहले भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि जिस तरह के रिटर्न सोने ने दिए हैं, काफी सारे विकल्प हैं लोगों के पास खरीदने के लिए। और अब जो यंगर जनरेशन है, नॉट सो यंग जनरेशन भी है, वो अब डिजिटल गोल्ड खरीदने लगे हैं, क्योंकि आप छोटे टिकट साइज में कभी भी कहीं पर भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कैसे देखी है आपने इसकी ग्रोथ? शुक्रिया मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने वाकई में सही बोला। डिजिटल गोल्ड की डिमांड जो है, जो जैसे हम कहते हैं जेन ज़ी और मिलेनियल्स की तरफ से काफ़ी हैवी है। टिपिकली स्मॉल टिकट साइजेस में हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका कंजम्पशन हो रहा है। लोगों ने कोविड के बाद ये देख लिया है कि जितनी एफिशिएंट तरीके से आप खरीद पाएँ गोल्ड को, दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली
उसी हिसाब से आएंगे। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनमें दो परेशानियां हैं। एक तो है कि आपकी कॉस्ट्स ज़्यादा हैं, मेकिंग चार्ज काफ़ी होता है उसमें। सेकेंडली लिक्विडिटी, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो भी माइलस्टोन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब अगर आप बेचने जाएँ तो फिर ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। डिजिटल गोल्ड और हमने डिजिटल सिल्वर भी लॉन्च किया है एक्चुअली। आप कभी भी खरीदें, कभी भी बेचें, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं। तो अपटेक काफ़ी अच्छा है उसका, हमारे लिए, हमारे हिसाब से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उसके हिसाब से बड़ा अच्छा रहा है उसका। बिकॉज एक सिर्फ यहाँ पर कंसर्न है वो ये कि ये सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है, तो उसके लिए एज एन इंडस्ट्री लीडर आप क्या कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीषा, मेरे हिसाब से, और हम लोग ये हमारी यही बातचीत हो रही है काफ़ी समय से, रेगुलेटर की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। अगर इसको हम रेगुलेट ना करें फिर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली है लोगों का फ़ायदा उठाने का। हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है कि एक ऑफिशियल तौर पे एक रेगुलेटर अपॉइंट किया जाए। अगर आप MMTC पैम्प देखें तो हमारी जो है कोई भी इस प्रोसेस में कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं है। तो वॉल्ट्स हमारे अपने हैं, इन्वेंट्री पूरा हमारे पास रहता है, फुली इंश्योर्ड है, फोर्स मेजोर है। मान लीजिए अगर आप कहें कि मतलब किसी भी समय पे मान लीजिए कि अगर 1 टन सोना होना चाहिए वॉल्ट में डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट, हमारा 1 टन से ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो हम अपनी तरफ से टोटल प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं जिससे कस्टमर के लिए सेफ्टी, लिक्विडिटी की कोई चैलेंज ना हो। बट अगर रेगुलेटर का भी साथ आ जाए इसमें, जिससे जो भी ऑफर कर रहा है प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, क्राइटेरिया हो, नेटवर्थ क्या होना चाहिए, एसेट्स क्या होने चाहिए वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से ये सेक्टर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। विकास, जो एक कंसर्न है वो ये कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड हेल्ड इन ETFs और म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स में हमने टैक्सेशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट जाता हुआ देखा है। तो एज ऑफ नाउ जैसे आप डिजिटल गोल्ड को यहाँ पिच कर रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि एज इट कम्स इनटू रेगुलेशन उन कॉस्ट के लिए फिर शायद तैयार रहना होगा? देखिए, हर प्रोडक्ट का एक रोल है एंड आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के हिसाब से और आपके कंफर्ट के हिसाब से आप उसको चूज़ करेंगे। तो चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे मैनेजमेंट फीस हो, चाहे ज़ीरो ट्रांजैक्शन चार्जेस हों, लोग उसी हिसाब से अपना उसको ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। टैक्सेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल से वो तो रहेगा आपका, तो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट अगर आप प्रोफाइल भी देखें यहाँ पे, तो डिजिटल गोल्ड इज़ अ माइक्रो इन्वेस्टर प्रोफाइल। एनी अदर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो टिपिकली आपका टिकट साइज 20,000 रुपीज़ के ऊपर होता है इसमें। डिजिटल गोल्ड का टिकट साइज 500, 600, 800। अब डिजिटल सिल्वर के साथ भी एंड द transactions that we are seeing very encouraging, similar ticket sizes, and ये भी चेक किया कि ओवरलैप क्या है डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के बीच में, अगर कस्टमर्स दोनों ले रहे हैं, एंड वी वर रियली इम्प्रेस्ड टू सी कि 60% ओवरलैप। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट का जो प्लान है स्पॉट एक्सचेंज का विद द EGR, दिस इज अ वेरी गुड बेस टू फंड इनटू दैट एंड कनेक्ट इनटू दैट। तो मेरे हिसाब से इफ यू सी द अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योर कि इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इंडियाज लव फॉर गोल्ड, जैसे हम लोग कहते हैं उसको, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। राइट, एब्सोल्युटली इज। जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि टिकट साइज कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आई थिंक वो एक चीज़ है जो यहाँ पर रूरल, अर्बन, टियर 2, टियर 3, मिलेनियल, जेनजी, सबको यहाँ पर सही लगेगा। रिफाइनिंग की भी बात करना चाहेंगे, और हमने देखा है कि वो नंबर्स भी यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से आई नो विकास, MMTC पैम का यहाँ पर एक लीड था, उसके बाद बहुत सारे और प्लेयर्स हमने आते हुए देखे, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी मशरूम होता हुआ देखा। ओवरऑल अब क्या आउटलुक है? तो देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है टोटल रिफाइनिंग में और टोटल इंडस्ट्री में, वो ग्रो कर रहा है आपका। तो पहले अगर आप मान लीजिए 10 साल पहले रफली अबाउट 20 to 25% था, तो आज की डेट में टोटल शेयर इज बॉर्डरिंग बिटवीन 50 and 60%, डिपेंड्स ऑन सेगमेंट। तो इट इज़ अ क्लियर, कहते हैं कि एंडोर्समेंट कस्टमर प्रेफरेंस का है इसमें। रिफाइनिंग अगेन, हॉलमार्किंग इज़ वन वेरी बिग स्टेप इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं आपके, आर दे ट्रूली व्हाट दे स्टेट दे आर, एंड देन सेकेंडली हु इज़ द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो MMTC पैम के तौर पे विद एन LBMA एक्रेडिटेशन, द ओनली LBMA एक्रेडिटेशन, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि द मेटल शुड बी लिक्विड इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप
जो भी आप खरीदें कल, you don't need to be confined only to the Indian environment to be able to sell. It should be globally tradable. LBMA के साथ ये आपका बड़ा एडवांटेज है. तो हमारे recommendations रहेंगे कि addressable market बढ़ाया जाए. Capacity है, product है, technology है, but the playing field should extend beyond India into a global context, and that will benefit India, that will benefit Exchequer. Fair point that. विकास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर CNBC आवाज के साथ समय निकालने के लिए. Thank you Manisha. Always a pleasure. Thank you. हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के PR सोमसुंदरन. सोम, बहुत शुक्रिया, नमस्कार साथ जुड़ने के लिए. और सोना क्लियरली लाइमलाइट में है, जिस तरह की हमने यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर आते हुए देखी है सोने के लिए. कैसे देखते हैं आप इंडिया की डिमांड, इंडिया के इंपोर्ट्स इस साल के लिए? I think 2023 you may have two scenarios. Let me put that clearly. एक सिनेरियो है कि you will probably have demand very low because of the high prices, 62, 63,000, and we don't know where it is heading. You may actually, if this continues and there is volatility in the price, you may have an issue there. There is another scenario where if the 63,000 holds out and we have a good monsoon, then people will say, oh, we were worried about 50, now it is 63, it will become 70. And then you will see a fourth quarter, which will be one of the best, as we have seen in 2020. Now, which way and which scenario is going to play out, we have to wait till the monsoons. Okay. डिमांड फिर आप एज ऑफ नाउ कहाँ पे होता हुआ देख रहे हैं? 700-800 टन जो यूजुअली इंडिया इंपोर्ट करता है, आपको लगता है वो नंबर इस साल भी होता हुआ नजर आएगा? As I said, option 2 में होगा. Okay. Option 1 में we may see a significant drop. That too in the official imports. I'm still not very sure what's going to happen to the grey markets. There is a lot of talk about it. All we know is it has increased as compared with the last 2 years because COVID में it was completely low. बहुत अच्छे था. You know, it was not there. There was no discussion. Suddenly it has now come back. So we don't know what that market is going to do. But otherwise, you may see, as I said, in scenario 1, you may see a significant drop. So, as World Gold Council, अगर किसी को सोना खरीदना हो, तो आप उन्हें क्या राय देते हैं? We don't, as you know, actually advise people on any investment. So I have to be very careful. Still, if you are actually saying gold investment के तौर पर, investment, you have to take a long-term view. Okay, like equities, it is a 5-year. It will never let you down. And in between, आपको पैसा चाहिए तो you can actually take a loan. So it has got other facilities. So what we say is, if you're not a trader, I think you should keep buying gold 15 to 20%, depending on your portfolio. Actually, 5 to 15 is what we say, but in India, you also love gold. So 15 to 20% portfolio of gold is good. हमने रिसेंटली देखा है जिस तरह के टैक्स बेनिफिट्स, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स सोने से भी हटते हुए नजर आए हैं. दूसरी तरफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमने देखा है कि 100 टन अब यहाँ पर कलेक्शन हो गया है, जो बहुत स्ट्रांग नंबर है बहुत समय के बाद, लेकिन फाइनली हमने वो बाइंग यहाँ पर भी बढ़ते हुए देखी है. डिजिटल गोल्ड एक और एरिया है जहाँ पर बढ़त देखने को मिली है. काफी सारे तरीके हैं अब इंडिया में गोल्ड खरीदने के. आप कहाँ पर ज्यादा बेहतर ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं? वेल, इंडिया में फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी बाइंग, that is the only thing that will happen. I think neither the government nor the industry is making any attempts in that sense for making that change. Sovereign gold bond, we will talk about it. 2.5% interest, upside on gold. But we have to do a study. We have lived with it for nearly 8 years. We have to do a study. Has it really reduced physical buying? Or jewelry buyer, are they buying sovereign gold bond, or are they bringing new people who would otherwise not talk about gold coming into this? That is a study to be done. You know, we can all have our opinions. My opinion is it is actually bringing new people. It is not dissuading jewelry buyers from buying gold. So to that extent, sovereign gold bond is one of the best instruments for any investor.
I would always recommend that. And that too secondary market में discount में मिलता है. So it is much more what I would say attractive. But when it comes to an average Indian consumer, I would say they must try new things like digital gold, ETFs. You know, while we say 15% should be in gold, it's also important you keep within gold certain allocations in various forms. Don't keep only jewelry, because that can actually lead to not financializing it properly. And as women also get more independent, they want money for their personal spends now. Right. I think it is important that families also prepare it, like in the past. Certain amount in jewelry, certain amount in digital gold, certain amount in ETF, certain amount in SGB. I think that would be the best way. ऑलराइट, तो वो सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप सोने में यहाँ पर कैसे निवेश करें. बहुत शुक्रिया सोम हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. थैंक यू.